जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, सुर्खियों में है एक औरत आती है पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत 4 बच्चों के साथ। आपने स्टोरी सुन रखी है, तो स्टोरी में कुछ नया नहीं है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, लेकिन चिंता का विषय है। अगर वो औरत अपने 4 बच्चों के साथ भारत में आ सकती है और वो पकड़ी नहीं गई थी, जिस इंसान से, जिस शख्स से वो मिलने आई थी, उसने वकील के सामने गलती से अपना मुंह खोल दिया और जब उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई तो पता लगा वो पाकिस्तानी है। फिर उसने पुलिस को बताया, जिसको भी बताया, फिर वहां से कहानी इनकी शुरू होती है। तो लोग बड़ा कह रहे हैं ऐसा वीर ज़ारा की कहानी है और गदर फिल्म की कहानी है। ये सब बातें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में कही जा रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है? दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको? तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं। क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, जरा 2-4 मिनट उसके ऊपर दोस्तों आज बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐसी मैकेनिज्म निकालनी पड़ेगी कि हम स्क्रीन करें लोगों को, क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठाएगा और हमारे पास रोकने का आज की तारीख में शायद कोई ऐसा पुख्ता प्रोग्राम नहीं है। और जब से मैंने कहानी सुनी है ना इसकी, ये लेडी आई अपने 4 बच्चों के साथ पबजी के ऊपर, उन्हें प्रेम हो गया किसी के साथ और वो इंडिया आ गई, तब से मेरा दिमाग घूम रहा है कि अगर ये 4 बच्चों के साथ आ सकती है तो ऐसे 4 लोग और भी आ सकते हैं, 15 लोग और भी आ सकते हैं। और कौन आ रहा है किसको क्या पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल मिलकर एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए जहां पे कम से कम चेक करा जाए कि कौन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल से जो आ रहा है उसको वीज़ा नहीं, नेपाल के हमारे जो रिश्ते हैं ना वो बहुत पुराने हैं। मतलब इतने पुराने हैं कि कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक हमारे रिलेशंस हैं, जब से वो इतिहास, फॉर्मल इतिहास नहीं लिखा गया उसके पहले। और जिस रीजन से सीता माँ भी आती हैं वो भी नेपाल में है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि वहाँ से आज की तारीख में कौन कौन यहाँ पे घुस रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश से यहाँ पे घुसपैठ होती है भारत में, एक आपका नेपाल से घुसपैठ होती है, राइट। म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से भी लोग आते हैं जाते हैं। कोई 8-10 किलोमीटर का है कि वो लोग आ सकते हैं बिना परमिशन के, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं बिना परमिशन के। यानी कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चाइना का बॉर्डर जो है, बॉर्डर तो नहीं है वो, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लीजिए डिफैक्टो बॉर्डर मान लीजिए एक किस्म से, जबकि परसेप्शनल है वो। मैं डिटेल्स में, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो एक तो वो है वेल गार्डेड, और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ 750 किलोमीटर लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वो 3500 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, दैट इज वेरी वेल गार्डेड। वहां पे बीएसएफ है, वहां पे फेंस लगा है। लेकिन आपके ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जहां पे बिल्कुल खुला खेल है। मुझे याद है जब मैं कमीशन हुआ था तो एक हमारी यूनिट है, हमारे रेजिमेंट की यूनिट है, जिसको कहते हैं कुमाऊं स्काउट्स। और कुमाऊं स्काउट्स है, कुमाऊं में एक जगह का नाम है धारचूला। धारचूला में कुमाऊं स्काउट्स है लोकेटेड। तो किसी ने बताया साहब यहाँ पे नदी जाती है काली गंगा, उसको काली गंगा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो काली गंगा है, काली गंगा के ऊपर एक पुल है, पुल के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। तो मैंने पूछा, वहाँ पे एक हवलदार थे, तो मैंने उनसे पूछा, मान लो उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारी रेजिमेंट के थे, मैंने बोला उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसने बोला साहब जाइए, दैट्स इट, जाइए। तो वहां पे भी तो कोई होगा जो नेपाल में कहता होगा जाइए। तो नेपाल के लोग हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि नेपाल का रास्ता किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है भारत के खिलाफ। अगर ये आ सकती है 4 बच्चों को लेके, तो ऐसे हजारों लोग और भी आ सकते हैं। क्योंकि लोग ऐसे ना, यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहां से भी नेपाल का बॉर्डर बनता है। कुमाऊं की तो बात मैंने आपको बता दी, वो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है धारचूला। लेकिन आप देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में खुला बॉर्डर है, लोग जाते हैं शॉपिंग करके, नेपाल आते हैं, नेपाली इंडिया में आते हैं, शॉपिंग करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं चलो यार चाय पीने चलते हैं, गए बाइक में चाय पीने नेपाल।
इस तरीके की चीजें हैं वहां पे कोई नहीं पूछता, बिल्कुल खुला है। तो ये हमें देखना है कि वहां पे कोई ऐसा सेटअप बने, एंड दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी रेड फ्लैग। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। M4 करके गाड़ी है जो इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट करी है, और ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाइप की है। तो इस गाड़ी को काफी मात्रा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय करा गया है, और धनुष जो कि एक बोफोर्स का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर मेड इन इंडिया है। धनुष 155 mm आर्टिलरी गन है, उसको भी वहां पे पोजीशन करा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगेंस्ट द चाइनीज। तो अब देख लीजिए भारत क्या कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। मैं आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक तो आपने देखा वो प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हमने जो साइन करी, जिसमें बोला कि साहब 31 तकरीबन प्रेडेटर ड्रोन्स हम लेंगे, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएंगे। कुछ पाकिस्तान, लेकिन ज्यादातर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं धनुष की, M4 की, और भी हमारे टैंक्स हैं। एक लाइट टैंक आ रहा है बख्तावर, लाइट टैंक जो DRDO ने डिजाइन करा है, वो बनेगा और आ जाएगा 1-8 साल में, 1-2 साल में लाइट टैंक। क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड में लाइट टैंक ही चल पाते हैं। ये 50-60 टन के टैंक वहां पे कामयाब नहीं है। वहां पे आपको चाहिए 25, 30, 35 टनेज का, आपको वहां पे आर्मर्ड गाड़ी चाहिए या टैंक चाहिए वहां पे उस ऑल्टीट्यूड में, 14,000, 15,000, 16,000 फुट अबव सी लेवल। तो वहां पे भी आर्मर्ड कोर डिप्लॉयड है और बड़ा जबरदस्त काम वो लोग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें किस तरीके से इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डाल रहा है, कर रहा है, उससे एक बात ये पता चलती है कि भारत चाइना को फेस ऑफ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी तरफ भारत कैसे मार रहा है चाइना को, जिसको हिंदी में हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना, पेट पे लात मार रहा, पेट पे लात मार रहा है। अमेरिका से बात करके, यूरोप से बात करके कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, भारत में लाओ। क्योंकि जैसा मैंने कई बार आपको इसी शो पे समझाया दोस्तों कि चीन पैसा कैसे कमाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिकन उसको धंधा देते हैं, बिजनेस देते हैं, यूरोपियंस बिजनेस देते हैं, तब जाके चीन पैसे कमाता है। उसी पैसे से चीन हथियार खरीदता है और उन्हीं हथियारों से वो वापस जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हीं को धमकी देता है, यानी कि यूएस को और यूरोप को। तो भारत ने बोला ये सब बंद करिए, डीकपल करिए चाइनीज इकोनॉमी के साथ, और हमें वो बिजनेस दीजिए, हम आपके दोस्त हैं। मोदी जी जो गए थे ना दोस्तों अभी यूएस, मैं तो कई बार ये कह चुका हूं, लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी का जाने का मकसद, जो यूएस गए थे, प्रेसिडेंट से मिले, कांग्रेस को उन्होंने संबोधन वहां पे करा, सब कुछ करा, उसका मेन मकसद यही था, मेक इन इंडिया, डीकपल फ्रॉम चाइना। उसका मेन फोकस मोदी जी का वही था और वही हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं फिर कल आऊंगा एक नए वीडियो के साथ।